जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन से लगभग हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन जो है रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, तो जो पत्ता गोभी हमारा होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है। पुष्करम, वनस्पतिक कलिका और पत्तियां और फूल। तो पत्ता गोभी का दोस्तों जो है कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्करम खाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं। पुष्करम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो पत्ता गोभी का पुष्करम वाला भाग खाया जाता है और पुष्करम ना रहे तो हेड खाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूल गोभी का कर्ड खाया जाता है। ठीक है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, कर्ड खाया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। 1960 से 61, 1964 से 1965, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई दोस्तों, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई। ठीक है, 1966 से 1967 में हुई, लेकिन यहाँ पे 1967 से 68 दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों जो है ऑप्शन सभी गलत हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966 से 1967। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन थे। जबकि यहाँ पे पूछता है कभी कभी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे N.E. बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है, इनको दोस्तों जो है पूरे विश्व में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए दोस्तों जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और पायराइट्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे दिया है अम्लीय भूमि, जो चूना पत्थर है दोस्तों, इसका प्रयोग अम्लीय भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर का प्रयोग अम्लीय भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे चूना पत्थर क्या करता है, कभी कभी लाइम स्टोन लिख देता है। ठीक है, तो बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, लाइम स्टोन और चूना पत्थर दोनों एक ही चीज़ है। अब दोस्तों इसको जो है कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख देता है। ठीक है, तो अम्लीय भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ें हैं। और क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट्स दोनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल टबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो सेंट्रल टबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, कोयम्बतूर, राजमुंद्री, शिमला और कटक। तो दोस्तों जो है सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, राजमुंद्री में स्थित है। और राजमुंद्री कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया है पहला ऑप्शन कोयम्बतूर। तो कोयम्बतूर में दोस्तों जो है कौन सा स्थित है, तो SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, कोयम्बतूर में। ठीक है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, कोयम्बतूर में। अब दोस्तों सी ऑप्शन हमारा है शिमला। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि शिमला में दोस्तों जो है हमारा आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, शिमला। और शिमला कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो शिमला में दोस्तों जो है केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कटक। ठीक है, तो कटक कहाँ पे स्थित है, तो कटक जो है उड़ीसा में स्थित है। और कटक में दोस्तों जो है, कटक में कौन सा हमारा संस्थान है, तो कटक में दोस्तों जो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, फिलहाल तो इसका नाम जो है IRRI, ठीक है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम लिख के दे सकता है आप जो है, तो कहाँ पे स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है। पहला फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु, एक्टिनोमाइसीज के कारण। तो दोस्तों जो गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है, तो गेहूं का काला टीका रोग दोस्तों जो है फफूंद के कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिर्च में चरचराहट चिलग्राइड का क्या कारण है। तो मिर्च में दोस्तों जो चरचराहट होता है, तीखापन होता है, वो किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन, कैप्सिन, ऑक्जेलेट और कोई नहीं। तो मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछता दोस्तों मिर्च में लाल रंग। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था,
तो मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिर्च में लाल रंग दोस्तों जो है कैप्सेथिन के कारण होता है, ठीक है। कैप्सेथिन के कारण मिर्च में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, नाबार्ड यानी कि जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला 1980, 81, 82, 83। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो इंडिया में जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो वो दोस्तों जो है हमारे MS स्वामीनाथन है। अगर पूरे विश्व की बात करता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है पहला हमारा ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे BL चोपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है वर्गीज कुरियन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्गीज कुरियन दोस्तों जो है ये किसके जो है जनक है? तो ये दोस्तों जो है श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है। वर्गीज कुरियन किसके जनक है? श्वेत क्रांति के जनक है। अब दोस्तों ये जो है वर्गीज कुरियन जो है NDDB एक हमारी संस्था है, ठीक है। NDDB मतलब क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्गीज कुरियन, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्गीज कुरियन। अब दोस्तों हमारा जो है लास्ट ऑप्शन है अमृता पटेल। तो अमृता पटेल दोस्तों जो है NDDB की, ठीक है, NDDB जो हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसके दोस्तों जो है प्रथम महिला चेयरमैन थी, ठीक है। कौन थी? अमृता पटेल जो है NDDB की जो है प्रथम महिला चेयरमैन थी, ठीक है। जबकि वर्गीज कुरियन दोस्तों जो है प्रथम चेयरमैन थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये दोस्तों लगभग सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है। तो राइजोबियम पाया जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन दोस्तों जो है इस टाइप से नहीं पूछता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग सभी बच्चों को पता होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि मटर की पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो जीवाणुओं में भी जो है राइजोबियम का जो है तरह तरह की प्रजाति होती हैं। तो मटर में दोस्तों जो है लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। मटर में कौन सा दोस्तों जो है लेग्यूमिनेसरम, राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम नामक जीवाणु पाया जाता है। जबकि एक पूछा गया था पिछली बार कि बरसीम में दोस्तों जो है कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, बरसीम की जड़ों में। तो राइजोबियम ट्राइफोलियाई, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक दोस्तों जो है जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, बरसीम की जड़ों में। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, फलों का, साग सब्जियों का, वनों का। तो सिल्वी कल्चर का अध्ययन दोस्तों जो है वनों का, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत जो है वनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो फलों का अध्ययन दोस्तों जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का अध्ययन दोस्तों जो है, फूलों की खेती का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और साग सब्जियों की जो है खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत, ठीक है। साग सब्जियों की खेती का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। जबकि सिल्वी कल्चर का जो है अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वनों के अंतर्गत जो है किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, SBI। तो SBI दोस्तों कहाँ पे स्थित है? अभी आपको मैंने बताया। तो SBI दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है? कोयम्बतूर। और कोयम्बतूर कहाँ पे स्थित है? तो कोयम्बतूर दोस्तों जो है तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मानव उत्पादक धान्य, अन्न या सीरियल जो है मैनमेड सीरियल्स कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों द्वारा बनाया गया पहला कौन सा जो है अनाज था? इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। धान, गेहूँ, ट्रिटिकेल्स, ज्वार, ठीक है। तो इसमें से आप सभी को नाम से ही पता चल गया होगा कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया कौन सा अनाज था, क्योंकि धान, गेहूँ, ज्वार ये सभी तो प्राकृतिक है, ठीक है। तो ट्रिटिकेल दोस्तों जो है ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। और ये कैसे बनाया गया था? तो दोस्तों गेहूँ, ठीक है, गेहूँ जो हमारा है ट्रिटिकम स्टीवम, इसका दोस्तों जो है राई से दोस्तों जो है सिकल सीरियल जो जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इससे दोस्तों जो है क्रॉस करके क्या बनाया गया था? ट्रिटिकेल बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ट्रिटिकेल जो है मैनमेड सीरियल्स है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा मक्का, ठीक है। तो मक्का में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में 10% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में 42%। अरहर में दोस्तों कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो अरहर में 21 से 25% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और मूंगफली में दोस्तों जो है 26% प्रोटीन पाया जाता है।
तो सबसे अधिक किस में हुआ, तो 42% दोस्तों जो है सोयाबीन में, ठीक है। तो सोयाबीन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? रस्ट, हरित बाली, टिक्का, खैरा। तो देखिए रस्ट रोग जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये गेहूं से संबंधित है। अब दोस्तों इस रस्ट रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं की रोली भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गेहूं की रोली भी बोलते हैं और गेरुई रोग भी बोलते हैं, ठीक है। गेहूं की रोली या गेरुई रोग किसको बोलते हैं, रस्ट रोग को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में लगता है दोस्तों, ये गेहूं में लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके कारण लगता है, तो दोस्तों जो है रस्ट रोग ये किसके कारण लगता है, तो कवक के कारण जो है गेहूं में लगता है। अब दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन बी है हरित बाली रोग। तो दोस्तों इसको हम लोग ग्रीन ईयर डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में लगता है दोस्तों, तो ये बाजरा में लगता है। और ये इसका कारण भी पूछा जाता है कि ये किस कारण लगता है, तो एक दोस्तों होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक एक कवक होता है, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक एक कवक होता है जिसके कारण बाजरा में हरित बाली रोग नामक जो है बीमारी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हरित बाली रोग बाजरा में लगता है और कवक के कारण लगता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है टिक्का। तो टिक्का रोग किस में लगता है दोस्तों, तो टिक्का लगता है मूंगफली में, ठीक है। टिक्का जो है मूंगफली की एक फेमस डिजीज़ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मूंगफली में दोस्तों जो टिक्का रोग है किसके कारण लगता है, तो फफूंद के कारण जो है मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। अब खैरा रोग दोस्तों मैंने लगभग जो है 100 से ज़्यादा वीडियो बनाई है, ठीक है। और सभी में ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है कि खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो अभी तक आपने दोस्तों जो है पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैरा रोग दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है। और किस में लगता है दोस्तों, तो ये धान में लगता है, ठीक है। और इसकी खोज जो है जिंक की जो है खैरा रोग की खोज किसने की थी, तो YL नेने ने की थी। डॉक्टर YL नेने ने जो है खैरा रोग की खोज की थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? तो मटर में मार्स रोग जो है किसकी कमी के कारण लगता है? जस्ता की कमी से, मैग्नीज की कमी से, मॉलिब्डेनम, कॉपर की कमी से। तो दोस्तों जो है मटर में मार्स रोग जो है किसकी कमी के कारण लगता है, तो मैग्नीज की कमी के कारण लगता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है जस्ता की कमी से, तो मैंने आपको बताया कि जस्ता की कमी से दोस्तों जो है खैरा रोग, ठीक है। खैरा रोग और मक्का में एक रोग लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट बड, ठीक है। तो मक्का का वाइट बड यानी कि सफ़ेद कलिका जो है श्वेत कलिका रोग मक्का में, ठीक है। मक्का में कौन सा रोग लगता है, श्वेत कलिका रोग या फिर वाइट बड बोलते हैं, ठीक है। श्वेत कलिका मतलब वाइट बड, ठीक है। तो मक्का में वाइट बड रोग लगता है, ठीक है। तो ये किसके कारण लगता है, तो जिंक की कमी के कारण लगता है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी हमारा है मॉलिब्डेनम, ठीक है। मॉलिब्डेनम आप सभी को पता होगा कि फूल गोभी में मॉलिब्डेनम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो फूल गोभी में जो है मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा होता है, तो विप्टेल नामक जो है बीमारी होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी होती है, विप्टेल नामक बीमारी जो है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण किसमें, फूल गोभी में जो है लगती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हमारा है कॉपर की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो कॉपर की कमी से दोस्तों नींबू वर्गीय जो है फसलों में जो है नींबू वर्गीय फलों में, ठीक है, नींबू वर्गीय फलों में रोग लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इसका जो है रोग का नाम जो है गलत लिखे थे, ठीक है, पेपर में करके आए थे। तो आप सभी बताइए कि कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फलों में कौन सा रोग लगता है, ठीक है। 80% बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों जो है गमोसिस करके आते हैं, कुछ लोग सिट्रस कैंकर करके आते हैं। तो आप बताइए कि जो है कॉपर की कमी से नींबू वर्गीय फलों में कौन सा रोग लगता है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।